हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसीज़ इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको पढ़ाया था वैलेंसी के बारे में पिछली क्लास में। तो थोड़ा-सा एक बार ब्रीफ देता हूँ वैलेंसी के बारे में आपको दोबारा से। फिर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में 20 एलिमेंट्स की टेबल बनवाई थी ना, उस टेबल में मैंने आपको वैलेंसी फिल करवानी थी, वो हम फिल करते हैं। हाँ जी, तो वैलेंसीज़ क्या होती हैं? देखिए बहुत सिंपल है। वैलेंसीज़ का मतलब होता है एक एलिमेंट के, एक एटम के बल्कि बताऊँ, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए मेरे पास एक एटम है, ये इसका बीच में है न्यूक्लियस और चारों ओर इसके पास डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं। सपोज करिए ये इसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल है ना, ऐसे। जो सबसे आउटर मोस्ट होता है शेल, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। और मैंने बताया था वैलेंसी की डेफिनेशन होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की। वैलेंसीज कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं तो उतनी ही होती है हमारी वैलेंसी। इवन 4 तक हो, अगर हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 हैं तो उतनी ही वैलेंसी होती है एलिमेंट की। बट इफ 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अगर हमारे पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे निकालते हैं वैलेंसी हम लोग? विल बी कैलकुलेटेड बाय -8, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बल्कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 8। 8 को माइनस करना है इन सब से, इन सबको 8 से माइनस करना है, तब आपका आंसर आएगा वैलेंसी का। अब हम इसी के बेसिस पे करते हैं उस टेबल को फिल। अब फिल करते हैं वैलेंसी को जो लास्ट टाइम देखी थी। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है, बताइए वैलेंसी कितनी होगी उसकी? वैलेंसी होगी उसकी 1। हीलियम के पास, चलो हीलियम को मैं बाद में आता हूँ, पहले चलो कोई नहीं, सुन लो आप लोग। देखिए मैंने आपको बताया था जनरली कि अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 तक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी उतनी होती है आपकी। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपको लग रहा होगा कि भाई वैलेंसी तो 2 होनी चाहिए। बट पता है होता क्या है, एक रूल है, अगर हमारे पास एक ही शेल हो, बस अगर हमारे पास सिर्फ एक ही शेल हो और उसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, हीलियम के पास एक ही शेल है और एक ही शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऐसा केस होने पे वैलेंसी 0 होती है भाई। ये ध्यान रखना, होनी चाहिए थी वैलेंसी इसकी 2, परंतु अगर आपके पास एक ही शेल है, देखो ना शेल एक ही है आपके पास, उसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं आपके, वैलेंसी 0 होती है ऐसे केस में। ये आपको ध्यान रखना। बाकी आगे कंटिन्यू करिए। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और सबसे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक है। वैलेंसी कितनी होगी फिर? 1। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतनी वैलेंसी होती है। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वैलेंसी 2।
बोरॉन की वैलेंसी कितनी होगी? 3, क्योंकि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, कितनी वैलेंसी होगी इसकी? 5 नहीं होगी। 4 से ज़्यादा होने पे हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे 8 से। अब इसको माइनस करिए, आंसर आएगा -3, क्योंकि इसको माइनस करना है 8 से। 5 माइनस 8 करने पे -3 आएगा। यहाँ वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की? -2, क्योंकि ये 6 माइनस करना पड़ेगा। वैलेंसी कितनी होगी फ्लोरीन की? -1। अब देखो, नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 से माइनस करिए, आंसर कितना आएगा? 0। नियॉन की वैलेंसी भी 0 होती है, हीलियम की तरह। अब आते हैं सोडियम पे। सोडियम के पास 3 शेल हैं और उसके लास्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन 1 है। वैलेंसी हो जाएगी आपकी 1, माइनस नहीं प्लस में होगी। कितनी वैलेंसी है मैग्नीशियम की? 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। अब बताओ कितनी वैलेंसी होगी फॉस्फोरस की, ये वाले फॉस्फोरस की? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 से माइनस करना पड़ेगा, -3। कितनी वैलेंसी होगी सल्फर की? -2। कितनी वैलेंसी होगी क्लोरीन की? -1। कितनी वैलेंसी होगी आर्गन की? 8 को 8 से माइनस करने पे 0 आंसर आएगा। आर्गन की वैलेंसी भी 0 होती है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। और कैल्शियम की 2। ऐसे निकालेंगे हम लोग इनकी वैलेंसीज। तो ये तो हमने वैलेंसीज दिखा दी। एक चीज़ और समझिए ज़रा, जिन एलिमेंट्स के पास 0 वैलेंसी होती है, जिनको मैंने बॉक्स में दिखा रखा है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 है, इसका मतलब पता है क्या है? वो एलिमेंट्स किसी से रिएक्शन नहीं करते। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 का मतलब है कंबाइन नहीं करते किसी से। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इन्हें नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये लोग हाईली स्टेबल होते हैं। जब कोई सब्सटेंस किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, वो एकदम स्टेबल कहलाता है। तो एक चीज समझ लीजिए आप, अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है आर्गन में, आपको दिख रहा है नियॉन में, या आपके एक ही शेल में आपके पास सिर्फ एक शेल हो, उसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जैसे हीलियम के पास है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं है, पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, और वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस किसे कहते हैं हम लोग? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एटम्स, दोज एटम्स या एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स विच आइदर हैव, जिनके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हों अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिनके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हों अपने पहले ही शेल में। फुल स्टॉप। उन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। स्टार पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस कभी रिएक्शन नहीं करते, जनरली डू नॉट रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। और इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा क्या है नोबल गैसेस का या हीलियम इनर्ट गैसेस का? हीलियम, नियॉन और आर्गन। ऐसे और भी होते हैं, बट आपने अभी 10th 9th तक इतने ही पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग आएगी हमारी आइसोटोप्स और आइसोबार। वो क्या होते हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। पहले आइसोटोप्स पे ले चलता हूं मैं आपको, बाद में हम आइसोबार्स पे आएंगे।
आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा समझिए, क्योंकि क्लास 10th में भी काम आएंगे आपके आइसोटोप्स। हाँ जी, आइसोटोप्स के बारे में समझते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एटम्स, जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। उन्हें हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर जिनका सेम, मास नंबर उनका डिफरेंट। मतलब समझते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। कैसे? प्रोटियम के पास एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम के पास एटॉमिक नंबर 1 है, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 है। सबका एटॉमिक नंबर 1 है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, परंतु मास नंबर डिफरेंट है इनका। प्रोटियम का मास नंबर है 1, ड्यूट्रियम 2, ट्राइटियम 3। देखो नाम ही कह रहा है ना, प्रोटियम मतलब 1 होता है, ड्यूट्रियम 2 से आया है, 2 फॉर ड्यूट्रियम। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो ट्राइटियम। इन सबके एटॉमिक नंबर सेम है, देखो 111 जो लिखा है मैंने येलो पेन से, मास नंबर सबका डिफरेंट है। इसे आइसोटोप्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये देखिए कि क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन के साथ क्या है? देखो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, एलिमेंट के नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर सेम है 17। इन दोनों की मास नंबर देखो 37, 35, मास नंबर डिफरेंट है। तो अगर एलिमेंट के पास, एटम्स के पास एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, बस मास नंबर उनका डिफरेंट हो, उन्हें हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है, लिखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा ध्यान रखना, एलिमेंट सेम होता है आइसोटोप में, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, हाइड्रोजन एलिमेंट एक है, उसके 3 एटम थे अलग अलग आइसोटोप्स। क्लोरीन एटम एक एलिमेंट एक है, उसके 2 अलग अलग एटम्स थे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनके पास सेम होता है एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट क्या होता है इनके पास? मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइसोटोप्स का एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन की बात करें, उसके पास 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 है प्रोटियम, नंबर 2 है ड्यूट्रियम, ये डी लिखा है ना, और नंबर 3 है आपका ट्राइटियम। इन तीनों में रिलेशन क्या है देखिए, ये तीनों आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो इन तीनों का सिंबल H ही लिखेंगे आप। भाई तीनों हाइड्रोजन ही तो हैं, ये तीनों तीनों हाइड्रोजन ही हैं, तीनों का सिंबल H होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, 111। डिफरेंट इनका मास नंबर है, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। ये है इनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ऐसे ही आप कह सकते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के पास
2 आइसोटोप्स होते हैं, उनके नाम नहीं है कुछ स्पेसिफिक, उनको आप सिंबल दिखाएंगे उनका। उन दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, एक का मास नंबर 35 है, एक का 37 है। ये इनका हो गया रिप्रेजेंटेशन। लिखिए। अब हम बात करते हैं आइसोटोप के यूजेस क्या होते हैं, या हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं आइसोटोप्स के। पहला यूज आइसोटोप्स का क्या है, ये एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास एक यूरेनियम नाम का होता है एलिमेंट, जिसके बारे में आप पढ़ोगे क्लास 10th में भी। यूरेनियम एक आइसोटोप होता है, यूरेनियम एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जैसे इंडिया में बहुत जगह पर, जैसे मुंबई वगैरह में, मुंबई में बहुत बड़ा यूरेनियम का प्लांट है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है मुंबई में। इस यूरेनियम से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यूरेनियम जो एक आइसोटोप है, वो काम आता है फ्यूल की फॉर्म में, उसे फ्यूल की तरह हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यूरेनियम एक आइसोटोप है, उसका यूज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो ये पहला यूज हो गया आपके यूरेनियम, जो एक आइसोटोप है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। एक बात और ध्यान रखना, ये यूरेनियम ही है जिससे आपके एटम बॉम्ब बनते हैं। सुना होगा आपने नाम एटम बम के बारे में। एटम बॉम्ब भी इसी से बनते हैं, यूरेनियम से। और इसका यूज ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है हमारे लिए। जैसे मुंबई में काफ़ी बड़ा प्लांट है इंडिया में, वहाँ पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम से। तो ये पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है आपका कोबाल्ट का। कोबाल्ट एक आइसोटोप होता है। जिन लोगों को कैंसर होता है ना, उन लोगों पे इसका यूज़ होता है। आपने सुना होगा एक नाम रेडियोथेरेपी का, कि जिन लोगों को कैंसर होता है, उन लोगों को कैंसर ठीक करने के लिए हम रेडियोथेरेपी करवाते हैं। रेडियोथेरेपी में हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, और कोबाल्ट कैंसर पेशेंट्स में कैंसर ठीक करने में काम आता है। तो कोबाल्ट भी एक आइसोटोप है, कैंसर ठीक करने में काम आएगा। ये आप लिखेंगे। इसके अलावा एक कंडीशन होती है, आपने भी सुना होगा गॉइटर के बारे में। गॉइटर में क्या होता है कि इंसान की नेक जो है काफ़ी एकदम स्वेल कर जाती है। क्यों होती है ये नेक स्वेल? क्योंकि हमारी बॉडी में ना, जब हम आयोडीन नहीं लेते नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर, तो हमारी नेक फूल जाती है। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन हम फिर लेते हैं, तो ये कंडीशन जिसे बोलते हैं ग्वाइटर, गला फूल जाता है, इसे ग्वाइटर बोलते हैं, इसको ठीक करने में काम आता है। तो ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि बताइए एप्लीकेशंस क्या हैं आपके आइसोटोप्स की। तो पहला देखा था हमने यूरेनियम, जो पैदा करता है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा देखा था कोबाल्ट, जो काम आता है कैंसर ठीक करने में। और आयोडीन, जो ग्वाइटर ठीक करने में काम आता है। क्योंकि जब हमें ग्वाइटर होता है, जब गला फूल जाता है, तो हमें आयोडीन लेना पड़ता है सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर, जो हमारे इस नेक को ठीक करेगा। तो ग्वाइटर एक बीमारी होती है जिसमें पूरा पूरा गला फूल जाता है, नेक एकदम स्वेल कर जाती है। क्यों होता है? क्योंकि आपने आयोडीन नहीं लिया। तो देखा होगा आपने, जो नमक खाते हैं हम लोग, उसमें लिखा होता है कि इसमें आयोडीन डला हुआ है, ताकि हमें ग्वाइटर ना हो, बचाता है वो। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग आइसोटोप्स की। पहला है एन आइसोटोप of uranium is used as fuel in nuclear reactor to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम का हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन
एक आइसोटोप कोबाल्ट का, COBALT, कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीट कैंसर, कैंसर ठीक करने में काम आता है ये। और थर्ड, एक आइसोटोप आपका आयोडीन का, इज यूज्ड टू ट्रीट ग्वाइटर। और ग्वाइटर क्या होता है, हम लोग आयोडीन नहीं खाते तो हमारा नेक एकदम से स्वेल कर जाता है, उसे ठीक करने में काम आता है आयोडीन। अब डिस्कस करते हैं हम लोग आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है आइसोबार का, आर्गन और कैल्शियम। क्या होता है इन दोनों में, देखिए इन दोनों में ये होता है कि इन दोनों का देखिए आप मास नंबर सेम है 40-40, बट इन दोनों का आप देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इन्हीं को आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोप से उल्टा एकदम। आइसोटोप में क्या होता था, आइसोटोप में देखा था ना आप लोगों ने, क्या होता था, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल देखो, एटॉमिक नंबर उनका सेम था, ये सेम था नीचे वाला, मास उनका डिफरेंट था। यहां क्या हो रहा है देखो आप आइसोबार में, कि आपका नीचे वाला डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, मास सेम है आपका, तो यहां पर ये चीज होती है। आइसोटोप में क्या था, वो दोनों एक ही एलिमेंट के थे एटम, दोनों क्लोरीन के एटम थे। यहाँ ये दोनों डिफरेंट है, ये आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम थे, आइसोटोप डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, दोनों डिफरेंट है। कैल्शियम अलग है, आर्गन अलग है। और इनको डिफाइन कैसे कर सकते हो आप, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास तो एकदम इनका सेम है, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। सिंपल। आइसोबार को डेफिनेशन लिखिए, दोज एलिमेंट्स या एटम, ऐसे एटम्स जिनके पास क्या है, विच हैव सेम एटॉमिक मास, उनका मास सेम है, ध्यान रखिएगा, बट डिफरेंट है उनका एटॉमिक नंबर, उनका नंबर डिफरेंट है, उनका मास सेम है। और इसका एग्जांपल क्या है, एक आपके पास है आर्गन, एक आपके पास है कैल्शियम। आर्गन की क्या खासियत है, आर्गन के पास होते हैं 18 एटॉमिक नंबर उसका, और 40 है उसका मास नंबर, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, 40 है मास नंबर। कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है ये आइसोटोप्स के ऊपर। क्वेश्चन कैसा आता है उसको देखिए, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग इट्स टू आइसोटोप्स। देखिए मैंने आपको बताया अभी, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, है ना। एक होता है आपका जिसका 35 है मास, एक का होता है 37 मास। क्लोरीन के तो दो दो मास हो गए भाई, जबकि एक एटम का तो एक ही होना चाहिए मास। तो आपने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 3 में, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। पता है 35.5 कैसे आता है, अभी दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी रहेगा आपका, आपको समझ में आ जाएगा क्लोरीन का 35.5 मास क्यों होता है। आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है तो वो भी हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। एवरेज एटॉमिक मास, ये टर्म लिखी आएगी एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एवरेज
एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास? पहले एलिमेंट का जो मास है, जब पहले एटम का जो मास है, मास ऑफ फर्स्ट एटम, जो आपको पहला एटम दिया है उसका मास लिखिए, इनटू क्वेश्चन में आपको उस एटम की परसेंटेज दी होगी, उसकी परसेंटेज कितनी है अर्थ में, परसेंटेज इन अर्थ, उसकी परसेंटेज कितनी है अर्थ में, उसे लिखिए, प्लस करिए। दूसरे वाले एटम का मास कितना है, मास ऑफ सेकेंड एटम, मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज कितनी है उस दूसरे एटम की, परसेंटेज इन अर्थ, और इस पूरे को डिवाइड कर दो बस आप 100 से, काम हो जाएगा आप लोग का। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन ये। अब होता क्या है कि ना, जो आपका क्लोरीन का 35 वाला एटम है ना, ये जो एटम है इसकी 75% होती है अर्थ में, ये अर्थ में होता है 75% में, और ये होता है 25% में। बस अब कर लेते हैं इसको। पहले वाले एटम का मास कितना है 35, कितनी है उसकी परसेंटेज 75, प्लस दूसरे वाले का कितना मास है 37, कितनी है उसकी परसेंटेज 25, पूरे को 100 से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। 35 को 75 से मल्टीप्लाई करिए 2625, 37 को 25 से मल्टीप्लाई करिए 925 अपॉन 100, ऐड करके हो गया 3550 अपॉन 100, डिवाइड करो कितना आंसर आएगा, ये दो के बाद लगा दो डिस, 35.5 है ना। ये तो मैंने कहा था कि मास आएगा, यही तो मैंने कहा था कि इसका होता है एवरेज मास। तो हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। एक बात और, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास का, बट उसने पता है क्या करा है क्वेश्चन बुक वाले ने, उसने आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया है, ये दिया है उसने आपसे, उसने दो एटम्स का मास भी दिया है। वो पूछता है आपसे कि ना बताओ इन दोनों की परसेंटेज कितनी होगी। तो कैसे करोगे, मान लो आपको क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में, आपके पास क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का एवरेज मास है, दोनों का मास भी है, उनकी बताओ परसेंटेज, ये पूछे आपसे। वो कैसे करोगे, देखो तरीका सेम ही है, फॉर्मूला यूज करोगे आप लिखोगे एवरेज मास, यहाँ पर लिखोगे आप 35.5, ठीक है। अब पहले वाले का कितना मास है 35 इस फॉर्मूले के हिसाब से, अब आपके पास परसेंटेज नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसको एक्स लेट कर लो। आप बोलोगे मान लेते हैं पहले वाले एलिमेंट का एक्स परसेंटेज है, तो दूसरे वाले का मास 37 है, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी उसकी, भाई परसेंटेज तो 100 ही होती है ना, दूसरे वाले की हो जाएगी 100 माइनस एक्स अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, एक्स मिल जाएगा तो पहले वाले की आ जाएगी परसेंटेज, फिर 100 माइनस एक्स करके दूसरे वाले की निकाल सकते हो परसेंटेज। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में है जहां आपको एक्स मानना पड़ेगा परसेंटेज, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एवरेज एटॉमिक मास पे।